बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम लोग जो लूप स्टार्ट किया हुआ था उसी में सीरीज़ के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना था। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज़ जो है उनको देखा है कि सीरीज़ हम किस तरह जनरेट करवा सकते हैं लूप को यूज़ करते हुए। तो किसी भी उस सीरीज़ की nth टर्म को यूज़ करेंगे। तो अभी हम सीरीज़ जनरेट भी करवाएंगे और उसके साथ उसका जो सम है वो भी उसके में से फाइंड आउट करेंगे कि सम उसका क्या आएगा। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि सीरीज़ को जनरेट करवाने के लिए, जैसे हमने ये प्रीवियस में एक सीरीज़ जनरेट करवाई थी, तो उसमें यहाँ पर मैं एक सम के लिए वेरिएबल s जो है वो इक्वल टू ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ j में वैल्यू आएगी कि j असल में मेरे पास उस सीरीज़ का पहला नंबर जो है उसको डिस्प्ले में लेके आ रहा है। तो जब मेरे पास वो पहला नंबर उसमें डिस्प्ले में आ रहा है तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पहले नंबर को, ताकि ये है कि उसको डिस्प्ले में ला सकूँ। तो उसी नंबर को मैं s के अंदर ऐड कर दूँगा। तो इससे होगा क्या कि मेरे पास नंबर जनरेट होगा और s को अपडेट कर देगा वो j। तो पहली दफ़ा क्या होगा, j में हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस ज़ीरो यहाँ पर 1 आ जाएगा। s अपडेट होके 1 हो गया फर्स्ट आइट्रेशन में। उसके बाद जब सेकंड आइट्रेशन आएगी तो i में 2 आएगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसमें 1 पड़ा हुआ है तो 1 प्लस 4 5, यहाँ 5 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में फिर 3 का स्क्वायर 9 है तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम डिस्प्ले में वैल्यू थोड़ी कम ले लेते हैं ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं 25 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर तक इसको ले जाता हूँ ताकि हम उसको इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर अब डिस्प्ले में हमारे पास वैल्यू आती रहेंगी, सीरीज डिस्प्ले हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं कि प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम सम जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो सम के लिए हमारे पास ये भी इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई डी दे देंगे और यहाँ पर जस्ट एस लिख देंगे। तो हमारे पास सम जो है वो डिस्प्ले में आ जाएगा। अब साथ सीरीज़ हमारे पास जनरेट होगी और सीरीज़ का जो nth टर्म है वो n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर को यूज़ करते हुए ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसको अगर हम यहाँ पर एट द एंड इसको n स्क्वायर लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। इसको मैं n स्क्वायर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये n स्क्वायर लिखा भी जाएगा इसके साथ और डिस्प्ले में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर आपके पास ये देखें हमारे पास सीरीज़ जो है वो भी आ गई है कि 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 25 स्क्वायर और n स्क्वायर तक ये चलती जा रही है। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि ये जो जितनी सीरीज़ यहाँ डिस्प्ले वैल्यू हो रही थी उनका सम जो है वो 55 हमारे पास डिस्प्ले में आ गया। तो हम यूज़र से वैल्यू लेके भी इसको करवा सकते हैं कि यूज़र वैल्यू इंटर करे कि कितनी सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो है वो लेना है, तो हम उसके साथ भी इसको लिंक करवा सकते हैं। अगर मैं इसी प्रॉब्लम के अंदर यूज़र डिपेंडेंसी भी साथ डाल देता हूँ कि यूज़र यहाँ पर इंटर करे इंटर नंबर ऑफ टर्म, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और वेरिएबल जिसको हम टी के नाम से चले रख लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ टर्म। तो यहाँ से यूज़र से हम ले लेंगे कि नंबर ऑफ़ टर्म भी इंटर कर दे। प्रिंट एफ, यहाँ पर हम यूज़र को बताएंगे कि इंटर नंबर ऑफ़ टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म इंटर करो और यहाँ पर हमारे पास इज़ इक्वल टू, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू ले लेंगे। यहाँ अब यूज़र से हम इसमें वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पहले हमने इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है, तो ये भी हमारे पास इंटीजर है तो इसलिए हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई डी लिख देंगे यहाँ पर, और उसके एड्रेस के ऊपर वैल्यू यूज़र से ले लेंगे टी के एड्रेस पे। तो यहाँ वैल्यू यूज़र जो इंटर करेगा वही हमने टी जो है वो इसमें लिमिट में पुट कर देना है। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो सीरीज़ है वो उतनी टर्म तक रन होगी और उसके बाद फिर टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम उसको सबमिशन की फॉर्म में देना चाहें तो ये डेफिनेटली कंटिन्यू तो है ही है, लेकिन ये कि डिस्प्ले में सिर्फ सीरीज़ वही वाली आ जाएंगी
तो यहाँ हम डिस्प्ले में ऐसे भी लिख सकते हैं कि टर्म के साथ हम लिखते जाएं, टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 2 इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं इसको कि टर्म। अब टर्म के साथ हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले में आए आई, ताकि टर्म 1 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, इक्वल टू, और उसके बाद फिर उस टर्म की वैल्यू। तो अब नेक्स्ट कॉमा हटा देते हैं और यहाँ पर हम \n लिख देते हैं ताकि नई लाइन पे ये वैल्यू आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमा आई। तो इसमें अब क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड कर लें कि टर्म और उसके बाद ये मैंने साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि मैं जो यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ, इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी, जो इसको वैल्यू असाइन होगी, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। फिर इक्वल टू का साइन आए, फिर ये नेक्स्ट एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो वैल्यू यहाँ जे में अपडेट होके आएगी वो यहाँ डिस्प्ले में आ जाएगी, और फिर नई लाइन पे। तो ये इस तरह कोड की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसमें ये जो हमारे पास आ रही थी नेक्स्ट स्टेटमेंट लास्ट पे, इसको हम कमेंट में कर देते हैं तो ताकि ये रन ना हो, और एंड पे फिर इसका सम जो है वो भी हम डिस्प्ले में ले लेंगे, जो कि एस के अंदर अपडेट होके आ चुका होगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि इंटर नंबर ऑफ़ टर्म, तो नंबर ऑफ़ टर्म मैं इसमें 3 लिख देता हूँ ताकि 3 टर्म, ताकि इजीली हम उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। तो देखें, टर्म 1 इज़ इक्वल टू 1, टर्म 2 इज़ इक्वल टू 4, टर्म 3 इज़ इक्वल टू 9, और यहाँ पर इन तीनों का सम 14 होगा, 9 10 प्लस 14। तो ये देखें, अब ये टर्म्स भी हमारे पास आ गई, नंबर ऑफ़ टर्म डिस्प्ले में आ गई, और साथ उनका सम भी हमने परफॉर्म करवा लिया। तो अगर आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग है तो आप उससे जो भी काम लेना चाहें ले सकते हैं, जो भी आपका उसका रेलेवेंट काम है तो वो उससे आप ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अब सीरीज़ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज भी इसको कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर क्यूब कर देता हूँ, या उसको मैं पहले n को डिवाइड किया जाए, बल्कि डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, आपको फ्लोटिंग पॉइंट करना पड़ेगा, वो भी डेफिनेटली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्यूब और साथ इसको कर देता हूँ +1, क्यूब भी ले उसके बाद +1 कर दे, तो हमारे पास, या +2 कर दे, जो भी आप उसमें करना चाहें। तो ये वाला काम अब यहाँ पर भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम इसी सीरीज़ वाला जो सिंटैक्स था उसको यहाँ पर इम्पोज करना होगा। तो क्यूब का मतलब है कि एक दफ़ा और आई को मल्टीप्लाई कर दें, और इसका जब आंसर आएगा उसमें +2 कर दो। तो अब इसका जो टर्म्स हैं और सीरीज़ हैं वो जनरेट हो जाएंगी। अब इसको भी हम रन करके देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या देगा। तो यहाँ पर मैं इसमें भी नंबर ऑफ़ टर्म जो हैं वो 3 लेता हूँ ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो देखें, टर्म 1 के अंदर क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, तो उसमें +2 करना है तो वो 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या बन जाएगा, 8, 8 + 2 कितना होगा, 10। 3 का क्यूब कितना होगा, 27, +2 29। तो जब इनको हम ऐडअप करेंगे तो 29 + 3 कितना होगा, 32 + 10 42। तो ये 42 इसका सम आ गया। तो आप नंबर ऑफ़ टर्म इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी की है। लाइक मैं इसमें नंबर ऑफ़ टर्म यूज़र से कहता हूँ कि 10 इंटर कर दो, तो 10 के ऊपर ये देखें आपको 10 का भी आंसर उसने दे दिया है। तो ये 10 सीरीज़ जो पूरी थी उनको पहले टर्म्स बता दी हैं 1 से लेके 10 तक, 1 टर्म क्या होगी, 2 क्या होगी, 3 क्या होगी, और उसके बाद 10th टर्म क्या होगी, फिर उसके बाद इन सबको सम करके रिज़ल्ट दे दिया। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी की सीरीज़ है वो बना सकते हैं, और उसका सम भी ले सकते हैं। कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो भी हम इसके ऊपर करवा सकते हैं। नंबर ऑफ़ टर्म फाइंड करनी है कितनी है उसके अंदर, वो भी 10th टर्म या उसमें कोई और टर्म देखनी है तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास लूप के साथ सीरीज़ का लिंक। इसी तरह अगर आपके पास जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ी थी। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में रूट फाइंडिंग के कुछ मेथड थे, लाइक बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड। इसी तरह आपके पास उसमें न्यूटन मेथड था, सीकेंट मेथड था, स्टीफेंसन है, एटकिन डेल स्क्वायर मेथड है, ग्राफे रूट स्केयरिंग मेथड है। तो ये डिफरेंट रूट स्केयरिंग के मेथड थे। तो ये आइटरेटिव हैं इनमें मोस्टली जो हैं। तो आइटरेटिव जहाँ पर आ जाएंगे तो वहाँ हमें लूप के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसमें हम फिर लूप यूज़ करते हुए अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो भी
आपके प्रॉब्लम है न्यूमेरिकली जिनको सॉल्व करना है, तो हम इसके कोडिंग के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सी का सिंटैक्स इसीलिए करवाया जा रहा है कि ताकि आप अगर मैथ में मैट लैब यूज़ करना चाहें तो मैट लैब के अंदर डायरेक्ट यही वाला आपका उधर यूज़ हो जाएगा। तो आप इसी तरह मैट लैब के अंदर कोडिंग कर सकते हैं अगर आपको इसमें सी की कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो अभी हम नेक्स्ट इसी में एक फार लूप के बाद एक वाइल लूप है, उस वाइल लूप को अब अंडरस्टैंड करते हैं कि वाइल लूप जो है वो किस तरह वर्क करेगा। तो मैं इसी कोड के अंदर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम पहले एक वेरिएबल आई जो है वो हमने इनिशियलाइज कर लिया है। तो अब हम इसमें वाइल लूप जो है उसको स्टडी करते हैं कि वाइल लूप हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल इसका कीवर्ड है। तो पहले आप वाइल एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें जैसे मैं ये WHIL लिखा है ना, तो इसका कलर आपको यहाँ पर बोल्ड नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैं ई लिखता हूँ तो ये बोल्ड हो गया। अब इसका मतलब है कि ये आप इसका कीवर्ड है। जैसे इंट था तो इंट भी कीवर्ड है। तो ये हमारे पास अब इसमें सिंटैक्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप ब्रैकेट्स में वाइल का मतलब ये है कि आपने जो कंडीशन है इनिशियल वैल्यू उससे पहले लिखनी है, और वाइल के अंदर कंडीशन चेक होगी। अगर तो ट्रू हुआ तो इस लूप के अंदर चला जाएगा, वाइल की बॉडी के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद फिर रन होगा और बार बार उसकी कंडीशन को चेक करता रहेगा और डिस्प्ले में देता रहेगा। जैसे ही उसकी कंडीशन जो है वो फॉल होगी तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो हमने इस 5th वीक के अंदर इसका फ़्लो चार्ट भी देखा हुआ है कि इसको फ़्लो चार्ट में हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें इनिशियल वैल्यू लाइक कह देता हूँ कि आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है मेरे पास। आई की वैल्यू इनिशियल जो है वो ज़ीरो है। तो उसके बाद इसका जो रन करना है, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, तो वाइल लूप जो है इसमें अब कंडीशन ट्रू के लिए इसको रन करना है। तो अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ लाइक, तो ये उस वक्त तक रन होगा जब तक लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगा। अब पहली दफ़ा इसको देखें तो आई की वैल्यू 10 है, तो 10 लेस देन है। इसका मतलब है कि मुझे अब इसकी बॉडी के अंदर आके इसमें डिक्रीमेंट करवानी है। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट इसकी लिखता हूँ, लाइक मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर जस्ट इसी को प्रिंट लेता हूँ, और हम नंबर ऑफ़ लाइन भी नेक्स्ट साथ ले लेते हैं। आई की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट ले लेते हैं। अब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू देखते हैं कि यहाँ प्रिंट होगी। उसके बाद अब इसमें 10 मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ, और लेस देन और इक्वल टू 10 तक के लिए इसको चलाना है। तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट दे देता हूँ। हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट के बाद मुझे ये क्या रिज़ल्ट देगा। तो अब इसको हम रन करते हैं। सिंपल कोड है ये। पहले इसको देख लेते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसमें एरर हमारे पास आ गया है। तो एरर में इसने क्या कहा है कि प्रिंट एफ जो है उसके अंदर हमारे पास एरर आ रहा है। तो प्रिंट एफ के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या एरर है, इसको चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफाई दिया हुआ है हमने, उसके बाद आई भी दे दिया है डिस्प्ले के लिए, और आई के अंदर वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इनिशियली 10 है, और वाइल लूप के अंदर हमने आई लेस देन और इक्वल टू 10 कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरर आ रहा है वो अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ। इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कहाँ पर एरर है। क्योंकि मैंने, अगर आप इसको देखें तो ये पी जो है वो मैंने कैपिटल लिख दिया है, तो कैपिटल के ऊपर ये एरर दे रहा है। देखें मैंने यहाँ पी की वैल्यू कैपिटल लिखी हुई थी। अगर मैं इसको दोबारा लिख के दिखाऊँ, ये देखें पी की वैल्यू मैंने कैपिटल यहाँ प्लेस कर दी थी। कैपिटल के ऊपर ये एरर देता है क्योंकि ये इसके कीवर्ड में नहीं है, तो आपने इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। ये देखें 10 इसका आंसर जो डिस्प्ले होगा। अब ये एक वैल्यू इसने जस्ट डिस्प्ले की है।
कि आपके पास जस्ट 10 डिस्प्ले हुआ है, उसके बाद आगे ये लूप रन हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं रन हुआ? क्योंकि आई 10 के इक्वल था और आई लेस देन इक्वल टू 10 के लिए इसने रन होना है। तो इक्वल टू है तो एक दफ़ा रन हो गया, उसके बाद जब इसमें इंक्रीमेंट आएगा तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि आई प्लस प्लस रन हो रहा है ना। तो जब 11 आएगा वापस वाइल की बॉडी पे आएगा, वाइल पे कंडीशन पे चेक करेगा, 11 लेस देन 10 है, नो 10 लेस देन 10 नहीं है, इसका मतलब है कि ये लूप रन नहीं होगा आगे। तो अगर मैं इसमें डिक्रीमेंट दे देता हूँ लाइक माइनस माइनस, तो आप देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा। अब ये इनफाइनाइट चल पड़ा। इसकी क्या रीज़न है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें अब ये इनफाइनाइट लूप चलता जा रहा है, नेगेटिव में वैल्यू हमारे पास कम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो ये लूप इनफाइनाइट अब इसमें चला गया। तो अब इनफाइनाइट में क्यों चला गया? देखें आई में पहले वैल्यू क्या थी, 10। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई है कि ये लूप उस वक्त तक रन होता रहे जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 रहे या इक्वल टू। तो यहाँ पर पहले 10 डिस्प्ले होगा, उसके बाद फिर उसमें एक डिक्रीमेंट आएगी। जब एक उसमें डिक्रीमेंट आएगी तो हमारे पास ये हो जाएगा 9, फिर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद फिर 9 में एक और डिक्रीमेंट करते करते 0, फिर उसमें -1 -2 -3। तो ये सारी वैल्यूज हैं वो लेस देन 10 ही रहेंगी। तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो आता जाएगा इसी तरह। तो अगर मैं इसको लूप को चलाना चाहता हूँ कि हमारे पास वैल्यू, पहले हम इसको आउट के लिए चला लेते हैं कि हमारे पास लाइक इक्वल टू 0 है। 0 के बाद मैं यहाँ पर इसको रन करवाता हूँ कि आई की वैल्यू जो है वो मैंने इंक्रीमेंट में देनी है। तो पहले 0 डिस्प्ले आ जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 आ जाए। तो आप देखें 0 लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर अगर मैं इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाता हूँ तो ये मेरे पास सीरीज जो है वो जनरेट करवा देगा 0 से 10 तक। क्यों? क्योंकि पहले 0 है तो 0 लेस देन 10 है, डेफिनेटली है, तो ये रन होगा। उसके बाद में एक इंक्रीमेंट आएगा तो 1 आ जाएगा, 1 लेस देन 10 है, यस, तो ये ट्रू है, तो ये डिस्प्ले कर देगा। कब तक करता रहेगा? जब तक 10 ना आ जाए। तो इसको अगर रन करें तो हमारे पास 0 से 10 तक डिस्प्ले दे देगा। ये काम हमने फार लूप में भी किया था। तो फार लूप में हमारे पास उसका जो सिंटैक्स है वो ब्रैकेट के अंदर उसकी सारी कंडीशन आ जाती हैं, स्टार्टिंग भी और कंडीशन भी और उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप की बॉडी से पहले उसको इनिशियलाइज़ करना होता है। इनिशियलाइज़ करने के बाद उसमें हमने क्या करना है कि कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करके वाइल लूप के अंदर आके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, प्रिंट करवाना है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी, फिर वो वापस आके कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर वो उसको रन करता रहेगा अनटिल अनलेस कंडीशन फॉल ना हो जाए। जैसे कंडीशन फॉल होगी तो वो उससे एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास, इसमें भी हम सीरीज़ वगैरह को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसमें भी कोई सिंटैक्स जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, इसमें भी आसान है कि आप इसमें जस्ट इनिशियलाइजेशन और जो कंडीशन है उसका सिर्फ डिफरेंस है। बाकी हमारे पास बाज़ जगह पे हमें पहले इनिशियलाइज़ करके उसके बाद बॉडी के अंदर आना है, उसको चेक करना होता है। बाज़ जगह पहले एक वन टाइम रन लाजमी करना होता है, उसके लिए हम डू वाइल फिर यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसके बाद अब डू वाइल को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आप इसी की मज़ीद प्रैक्टिस करें, इसमें सीरीज़ जो हैं वो उनको लेके आएँ कि डिफरेंट सीरीज़ जो हैं वो कैसे हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर जो डू वाइल लूप है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि डू वाइल लूप जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आई वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाता हूँ। डू वाइल में ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले उसमें हमारे पास डू और उसको परफॉर्म करे, और देन उसमें वाइल, एंड पे वाइल आता है, तो उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पर हम इसको डू और उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये अब डू की बॉडी आ गई और एंड पे ये वाइल चेक हो जाएगा कि हमारे पास इसको रन करना है, नहीं करना, क्या करना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आई हमने डिक्लेयर कर लिया, बेशक हम आई को इनिशियलाइज कर लें, लाइक इसको मैं ज़ीरो ही कर लेता हूँ। उसके बाद अब फर्स्ट टाइम ये रन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि मैं करता हूँ कि प्रिंट एफ, और इसमें मैं डिस्प्ले में ले आता हूँ, और साथ ही हम यहाँ पर नंबर लाइन एन भी कर लेते हैं, \n, और यहाँ पर आई को हम डिस्प्ले कर लेते हैं। आई में पहले ज़ीरो पड़ा हुआ है, यहाँ ज़ीरो डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद अब
इसके बाद हम यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट लगा देते हैं। तो आई जो है वो उसमें हम एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ वाइल पे आएगा, वाइल चेक करेगा 1 <10 है, यस है, तो आप वापस डू पे चला जाएगा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है। अब इसको रन करके देखते हैं पहले, उसके बाद पहले कंपाइल कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद फिर से रन करते हैं। और यहाँ पर उसका एरर आ गया है। एरर उसने क्या किया है कि टोकन, एक्सपेक्टेड टोकन जो है वो मिसिंग है। तो वो यहाँ पर हमारे पास एक टोकन आना चाहिए था। अब देखें इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले 0 डिस्प्ले आ गया, उसके बाद फिर 1 और 10 तक उसने डिस्प्ले कर दिया। और जैसे 10 डिस्प्ले होगा उसके बाद लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग आप करें तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले डू मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा दे, फर्स्ट टाइम इसने रन लाजमी होना है। वाइल और फार लूप के अंदर ये था कि वो कंडीशन ट्रू होने के केस में रन होता था फर्स्ट टाइम भी, अदरवाइज रन नहीं होता था। इसमें हमारे पास कंडीशन ट्रू हो या ना हो, इसने वन टाइम रन लाजमी होना है, उसके बाद फिर ये रन नहीं होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखें, आई में मैंने ज़ीरो रखा हुआ है, आई में इनिशियलाइज वैल्यू ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन ये लगा देता हूँ कि जो कि इस पे एक इंक्रीमेंट के बाद भी ट्रू ना हो। लाइक अगर इसमें 1 आ जाता है तो 1 <10 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो कर देता हूँ या -1 कर देता हूँ। अब इसमें अगर 1 आए या 0 आए, वो <= तो नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये हमें अब रिज़ल्ट क्या देगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसने हमें ज़ीरो प्रिंट दे दिया है। हालांकि वाइल लूप के अंदर कंडीशन जो है वो ना तो ज़ीरो के लिए ट्रू थी ना 1 के लिए ट्रू थी, लेकिन रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है ज़ीरो। तो अब यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि डू का मतलब ये है कि डू ये वाली चीज़ परफॉर्म कर दो। अब उसने क्या किया है, डू के बाद इस प्रिंट एफ पे आया, इसमें आई में जो वैल्यू इनिशियल पहले पड़ी हुई थी उस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले किया, उसमें एक इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद उसने कंडीशन चेक की। अब कंडीशन में क्या था कि i <= -1, अगर ये होता तो फिर इसको वापस जाना था, लेकिन ये नहीं है, तो इसने एक दफ़ा प्रिंट करने के बाद इस लूप से एग्ज़िट हो गया। तो इसका मतलब है कि डू वाइल के अंदर हमारे पास वन टाइम रन लाजमी होगा, बेशक आपकी कंडीशन ट्रू हो बेशक ट्रू ना हो, तो ये एक दफ़ा रन लाजमी होना है। तो बाज़ जगह पे हमें ऐसा करना पड़ता है कि एक दफ़ा स्टेटमेंट रन करने के बाद या हमने कुछ परफॉर्म करने के बाद हमें वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट होती हैं, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम में सिचुएशन आ जाए तो फिर हम वहाँ पर डू वाइल यूज़ करते हैं कि हम एक दफ़ा उसको परफॉर्म करवा लें, करवाने के बाद वहाँ से कोई इनिशियल वैल्यू जनरेट हो जाए, उस इनिशियल वैल्यू की बेस के ऊपर फिर उसको चेक कर लिया जाए कि वाकई ये ट्रू है या नहीं है, तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो वन टाइम जहाँ पर रन करने की ज़रूरत पेश आती है, तो ऐसे प्रॉब्लम के अंदर हम डू वाइल यूज़ करते हैं। तो हमने फार लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, तीन तरह के लूप जो हैं उनको स्टडी किया है। तो उसमें यह है कि मैंने फार लूप जो है वो ज़्यादा आपको डिटेल के साथ समझाया है, और वाइल लूप और डू वाइल को हमने थोड़ा सा कम स्टडी किया है। लेकिन यह है कि ये इन तीनों का काम एक ही है, लेकिन जस्ट डिफरेंस ये है कि डू के अंदर एक दफ़ा रन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। वाइल और फार लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होगी, देन उस बॉडी के अंदर आएगा और उसमें डिस्प्ले में जो आपने लिखा होगा वो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज़ वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये इनमें डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अंडरस्टैंडिंग भी आपने करनी है। और अब इसमें आप खुद से, जैसे मैंने ये दो दो स्टेटमेंट या छोटी छोटी स्टेटमेंट लिख के इसको आपको समझाया है, इसी तरह आप इन लूप के अंदर चेंजिंग करके इसको देखें कि कंडीशन जो है आपको, ये इनइक्वालिटी जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए। तो जब आपको इस इनइक्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कैसे वर्क कर रही है, कब ट्रू है कब ये ट्रू नहीं है, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर आप किसी भी वाइल लूप और फार लूप या इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर आते हैं तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर ये मुश्किल है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं उनका सही तरीके से आइडिया होना चाहिए, तो फिर आप उसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। जैसे अब इसकी को अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं,
तो आई में ज़ीरो की वैल्यू पड़ी हुई है, उसके बाद यहाँ प्रिंट आया, उसने आई ज़ीरो प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ देखें लाइक इसको लिख देता हूँ 100 लिख देता हूँ। तो अब ये 100 भी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अब 100 लेस दैन इक्वल टू -1 नहीं है, लेकिन 100 भी उसने डिस्प्ले कर देना है। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ 100 डिस्प्ले में आ जाएगा। ये देखें, ये 100 डिस्प्ले में आ गया। तो अब इसमें अगर कंडीशन क्या लगी हुई है कि आई लेस दैन इक्वल टू -1, तो अगर ये -1 से लेस हो तब हमारे पास ये कंडीशन तब ट्रू होगी, तो ये वापस बॉडी में वापस जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो यहाँ से ये एग्ज़िट हो जाएगा। अब देखें इसमें डिक्रीमेंट अगर मैं करवा लूँ तब भी ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि 100 है, उसमें एक काम करेंगे 99 हो जाएगा, बट 99 नॉट लेस दैन -1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं माइनस माइनस भी कर देता हूँ तो इसका भी कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, आपको जस्ट 100 ही डिस्प्ले में आएगा। ये देखें 100 ही डिस्प्ले में है। अब मुझे रिलेशनल ऑपरेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तभी मैं आपको पहले उसका बता रहा होता हूँ कि ये इसका ये आंसर आएगा, एक्सपेक्टेड आंसर है। तो ड्राई रन इसी को बोलते हैं कि आपको अगर कोडिंग करनी है तो कोडिंग के लिए ड्राई रन का कंसेप्ट जो है वो भी आपके जहन में होना चाहिए। तो अब इसको ट्रू की तरफ लेके आते हैं। लाइक अगर इसमें वैल्यू जो है वो लेस दैन -1 तक के लिए इसने रन रहना है, रन होना है। जब लेस दैन होगा तो फिर ये वापस उसमें रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ पर वैल्यू जो है वो लाइक इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ -5, और उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस का ऑपरेटर दे देता हूँ, क्योंकि माइनस करता हूँ तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए वो भी आपको पहले करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ माइनस लिखता हूँ तो ये अब चलता ही जाएगा, क्योंकि वो ऑल द टाइम लेस ही रहेगा। देखें -5 अगर एक दफ़ा प्रिंट हो गया, उसके बाद -5 में एक और -5 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो -6 जो है वो -1 से लेस है, क्योंकि नेगेटिव में अगर नंबर बड़ा हो तो वो वैसे छोटा होता है। तो ये मैथ वालों को इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। तो अब देखें ये अब लूप जो है इनफाइनाइट चल रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इनफाइनाइट चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ प्लस करता हूँ तो फिर कुछ वैल्यू तक ये रन होगा। मैं प्लस इसको कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये -5 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद फिर इसमें हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो -5 + 1 कितना होगा, -4। फिर -4 डिस्प्ले में आ जाएगा। उसके बाद फिर -3 -2 -2 तक, -1 पे फिर ये -2 लेस है तो -1 भी इक्वल आ जाएगा, तो -2 तक इसे डिस्प्ले में देगा। तो अब ये इसको देख सकते हैं कि आप नेगेटिव में -5 -4 -3 -2 आपको डिस्प्ले में दे दिया। तो इसमें भी आपके पास अब ये मैंने आपको रन करके दिखा दिया है। इसी तरह आप वाइल लूप को भी डिफरेंट चेंजिंग करके उसको देखें कि आपके पास अगर चेंजिंग करते हैं तो चेंजिंग के बाद रिज़ल्ट जो हैं वो क्या आ रहे हैं, रिज़ल्ट चेंज होके आते हैं या वही आते हैं या नहीं आते। तो उसके लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं वो बार बार यही कह रहा हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर को आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि अगर दो वैल्यू नेगेटिव हैं तो नेगेटिव दो वैल्यू डिफरेंट हैं तो उनके दरमियान रिलेशन किस तरह का होगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उसके दरमियान रिलेशन किस तरह का होगा। अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो उसमें रिलेशन क्या होगा, डिफरेंट हैं तो इस तरह अगर आपको इंडिविजुअली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टेटमेंट की, तो आप उसके लिए जहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हम न्यूमेरिकली वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो न्यूमेरिकल कंपैरिजन के बाद ही डिसाइड होता है कि लूप के अंदर रहना है या लूप से एग्ज़िट हो जाना है। तो इसके बाद जैसे ही ये कंडीशन फॉल होती है तो ये लूप से एग्ज़िट होने के बाद इससे वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो वो रन करता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लाइक गुड बाय लिख देता हूँ। तो अब ये है कि जैसे ये प्रिंट करेगा उसके बाद एग्ज़िट होने के बाद गुड बाय प्रिंट कर देगा लास्ट पे। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये गुड बाय प्रिंट करके इंटर हो जाएगा। यहाँ मैंने ये देखें इसने एरर दे दिया है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड टोकन था बिफोर द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया था। तो आप देखें लास्ट पे उसने गुड बाय प्रिंट किया और प्रोग्राम जो है एग्ज़िट हो गया लूप से बाहर निकल के। तो ये हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो आपका अगर लॉजिकल एरर है तो वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। तो लॉजिकल एरर जो है वो आपको खुद रिमूव करने होते हैं। सिंटैक्स एरर जो है वो आपको कंपाइलर बता देगा। तो ये आज के लेक्चर के लिए था, इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ, इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।